एलोपैथिक के हिसाब से उस एलोपैथी के हिसाब से उस समय आपको केवल पैरासीटामोल लेनी है, जिसकी प्रूवन वैल्यू है। इंडिया में आइवरमेक्टिन वगैरह देते हैं, अगर आपको विश्वास है तो आप ले लीजिए। लेकिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से पूरी दुनिया में आइवरमेक्टिन कहीं काम नहीं करी है। तो ये बात हुई अपनी वो पहले 5 दिन की। 85% लोग उसमें से ठीक हो जाते हैं। हम में से, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस फेज में से निकल के भी आ गए हैं और वो कोरोना वॉरियर बन जाते हैं। 15% से 20% लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी के सेकंड फेज में जाते हैं। तो सेकंड फेज क्या होती है कि बॉडी उस समय वायरस से लड़ रही है। बॉडी ने जो लड़ने के लिए हथियार बनाए होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। वो वायरस से भी लड़ रही है, लेकिन क्योंकि वायरस आपके सेल के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जब वो लड़ाई और भीषण हो जाती है, वो लड़ाई भीषण कब होगी? जब आपके अंदर वायरस का लोड बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए जब जब कोविड का टेस्ट होता है तो उसमें एक सीटी वैल्यू बताते हैं। अगर वायरस का लोड बहुत ज्यादा है तो 5 दिन बाद शरीर और तेजी से लड़ना शुरू करेगा, तो सेकंड फेज स्टार्ट होती है। सेकंड फेज में और तेज बुखार होगा, वायरस लंग्स के थ्रू लंग्स में जा रहा है, खांसी बढ़ जाएगी, सूखी खांसी होगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो अब रोल आता है दूसरी फेज की दवाइयों का। आपको पहले दिन से जब आपने अपने सिम्टम्स लिखे थे, वो जो ऑक्सीजन नापने वाली मशीन है उससे अपना बेस लाइन ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नापना है। किसी का 99 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 98 होता है। जो स्मोकर है उनका 95 भी नॉर्मल होता है। जिन लोगों को एस्मा है उनका 95 भी नॉर्मल होता है। तो आपको अपना बेसलाइन सेचुरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि वो अब 5वें दिन से अगर आपको तकलीफ बढ़ रही है, अगर आप पहली बार नापेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो 95 हो गया। तो अगर पहले दिन से आपको पता होता है कि हाँ मेरा, जब मैं बीमारी में नहीं हूं तब मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 रहता है, तो आपको 5वें दिन अचानक से टेंशन नहीं होगी। लेकिन अब 5-6 दिन हो गए हैं, जोर शोर से लड़ाई चल रही है शरीर में। अब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में हालत इतने खराब है कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। जब हम लोग डिजीज फ्री हैं, जैसे हम आज और आप हम लोग बात कर रहे हैं, अपने दिमाग में एक डॉक्टर के बारे में रखिए। मुझसे जब भी कोई फोन पे बात करता है तो मैं बोलता हूँ कि आप अपने एक लोकल डॉक्टर को जरूर कॉन्फिडेंस में रखें, उनसे फोन पे बात कर लें, जिससे कि उनको आपके बारे में सब कुछ पता रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक ग्रुप में डाल सकता हूँ अलग अलग हॉस्पिटल्स का। मेरा उनसे किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की हेल्प हुई है। इस ग्रुप में मामा जी बैठे हुए हैं मुंबई से, उनको हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन करी थी और बहुत हेल्प मिली उनको। तो अब टाइम है डॉक्टर को फोन करने का। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन सिलेंडर अभी तक आया नहीं है कहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि एक तो पैनिक नहीं करना है। मेरे लिए आसान है कहना कि पैनिक नहीं करना है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी से बात करी है जो वेंटिलेटर पे हैं, दिल्ली में ही हैं, और हालत अच्छी नहीं है। और मेरे लिए कहना शायद आसान होता है, लेकिन जिसको ये बोला जाता है तुम्हें कोविड हो गया, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज को करना। लेकिन जीत जो है वो बिना पैनिक हुए ही होगी। तो जब आपने डॉक्टर को फोन लगाया, वो आपको एक दवाइयों का सेट बताएंगे पूरा। पूरी दुनिया में जितनी भी स्टडीज हुई हैं आज तक, एक ही दवाई काम करी है, और वो है स्टेरॉइड।
इस समय आप लोग सब लोग स्टेरॉइड के बारे में जानते हैं। 25 पैसे की गोली आती है एक के बाद, और वो गोली है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कोविड की लड़ाई जीत पाए। तो अब होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कर्फ्यू लगने वाला है शहर में, तो हम पहले से आटा दाल चावल ला के रख लेते हैं। अब किसी ने बोला कि अरे बॉस 5वें दिन हो सकता है कि तुमको स्टेरॉइड लग जाए, तो लोगों ने स्टेरॉइड खरीद के घर में रख लिया। फिर क्या हुआ कि किसी को लगा कि अरे 5 दिन बाद स्टेरॉइड लेने हैं, आज ले लेते हैं, तो 5 दिन बाद लेने की नौबत ही नहीं आएगी, सांस ही नहीं फूलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत के 5 दिन में आपका शरीर, आपकी बॉडी लड़ रही है वायरस से। स्टेरॉइड का काम होता है कि आपके शरीर की लड़ने की क्षमता को कम कर दे। अगर आपने पहले दिन ही स्टेरॉइड ले लिया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना, बॉडी ने एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया है। आपने पहले दिन स्टीरॉइड खा लिया तो बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया, तो वो वायरस, आपको लगेगा अरे बुखार तो आया नहीं, मैं ठीक हो गया, लेकिन वो वायरस लड़ रहा है और आपने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को और कम कर दिया। तो स्टीरॉइड फिर हम 5 दिन बाद क्यों देते हैं? तो देखिए, अगर लड़ाई चल रही है ना, अच्छाई और बुराई में लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई का जो बाई प्रोडक्ट है वो भी शरीर में ही जा रहा है, और वो पूरा का पूरा बाई प्रोडक्ट अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। इतना घमासान हो रहा होता है बॉडी के अंदर 5वें दिन 6ठे दिन के बाद, कि बॉडी जोर शोर से लड़ रही है वायरस से। तो कुछ ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं बॉडी को कि रुक जाओ, आराम से लड़ाई लड़ो, इतना ज्यादा भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आराम से लड़ो। वो स्टेरॉइड का काम होता है, इसलिए उसको 5वें 6ठे दिन के बाद देना चाहिए। तो एक स्टेरॉइड हो गया। दूसरा, शुरुआत क्या हुई थी कि जब ये कोविड आया था पिछली बार फर्स्ट वेव में, तो पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को ये लगा, मेरा ब्रदर प्रियंक, वो भी साइंटिस्ट है यूएस में, वो भी ज्वाइन करने वाला होगा, आई एम श्योर ही विल एग्री विद मी। तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट को लगा कि ये लंग्स की बीमारी है, क्योंकि सांस के थ्रू जा रहा है, लंग्स में निमोनिया हो रहा है, और बस लंग्स की निमोनिया होने की वजह से लोग बच नहीं पा रहे। इस बीमारी का एक और एंगल है, इसमें शरीर की धमनियों में ब्लड क्लॉट जम जाते हैं, और जब शरीर की धमनियों में ब्लड क्लॉट जम जाते हैं, वही धमनियां लंग्स को सप्लाई करती हैं, तो लंग्स ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं कर पाते। तो दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई जो 5वें 6ठे दिन यूज आती है, वो है खून पतला करने की दवाई। अब देखिए, हम सबको ये समझ में आ रहा है कि ये जो दो दवाइयां हैं ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये दवाई ओवर द काउंटर ऐसा लेके कि भैया वो खून पतला करने वाली दवाई देना, एक सुबह से लग रहा है शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है, उसके लिए है ही नहीं वो। ये इट हैज टू बी गिवन अंडर अ डॉक्टर्स सुपरविजन। अब हम लोगों में से जितने लोग बैठे हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं ना, मैं दावे से कह सकता हूँ 90% लोगों की एस्पिरिन चल रही है, किसी न किसी कारण से। तो मेरे पास जब फोन आता है तो वो बोलते हैं कि सर, वो क्या इंजेक्शन लेने की क्या जरूरत है, एस्पिरिन खा रहे हैं हम तो, हमारा खून तो पतला है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो खून पतला करने की अलग अलग दवाइयां अलग अलग रूट पे काम करती हैं, और आपको एस्पिरिन आप खाते रहो, एस्पिरिन से बचाव नहीं होगा। तो वो जो दवाइयां हैं खून पतला करने की, वो इस स्टेज पे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, या तो गोली देंगे, इंजेक्शन देंगे, और वो इंजेक्शन स्किन के नीचे लगता है। आराम से आप घर पे भी लगवा सकते हैं उसको। क्या एस्पिरिन क्या कोई भी खा सकता है? संजीव जी, सवाल अभी लेते हैं, मैं एक बार अपना ये स्टेटमेंट पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सवाल लेते हैं। तो ये सेकंड फेज थी, जहां पे आपको खून पतला करने की दवाई की जरूरत पड़ सकती है और स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है।
अब यहां से डिसाइड होता है कि डिजीज मॉडरेट है कि सीवियर है। तो वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा सिम्टम्स से। बहुत तेज फीवर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जाएगा। अगर 94 से कम है तो डेफिनेटली डॉक्टर की एडवाइस लगेगी और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन लगेगा। तो देखिए, ऑक्सीजन सर एक एक दवाई है। हम जिस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं उसमें केवल 21% ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन बहुत अच्छी चीज होती तो ऊपर वाले ने 100% दी होती इसमें। हमारे आसपास सिर्फ 21% ऑक्सीजन है और हम सब अच्छे से खेल कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं उसी 21% में। तो मेरा स्ट्रेस करने का ये मतलब है कि मान लीजिए उस समय ऑक्सीजन सेचुरेशन आया 92, तो हमने कहा कि एक काम करो, स्टेरॉइड ले लो। खून पतला करने का तो एस्पिरिन चली रही है, और ऑक्सीजन ले आओ, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मंगा के रख लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन जब भी ज्यादा मात्रा में शरीर को दी जाती है तो उससे भी लंग्स में डैमेज हो सकता है। अब हम अपने आप ही अगर घर में बैठ के ऑक्सीजन लगा ले रहे हैं तो हम देखिए 2 गलतियां कर रहे हैं। एक तो एक दवाई है जो डॉक्टर के उसमें दी जानी चाहिए, वो आप खुद ले रहे हैं। दूसरा कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो उस समय आपको हॉस्पिटल में दी जा सकती थी, वो उससे आप अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन आपने लगाई, सैचुरेशन 96 हो जाएगा। तो हमको लगा अरे हमने तो खुद ही को ट्रीट कर लिया, ऑक्सीजन भी लगा ली, स्टीरॉइड खा लिया, अब हम ठीक हो गए। लेकिन उस ऑक्सीजन की मात्रा कितनी जा रही है, कितनी जानी चाहिए, लंग्स में कितना डैमेज हुआ है, उस हिसाब से कितनी जानी चाहिए, वो एक नॉन मेडिकल पर्सन को नहीं पता होता। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन लेने की नौबत आ गई है तो प्लीज मरीज को हॉस्पिटल भेजा जाए। मैं मान रहा हूं कि इंडिया में अभी बीच में हालात ऐसे हो गए थे कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, और उस केस में लोगों को घर पे ऑक्सीजन लानी पड़ी और बहुत लोगों ने बहुत बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए। वो वाली फेज अब थोड़ी सी ईज आउट हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स अब ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, लोगों ने ऑनलाइन एक आईसीयू का माहौल ऑनलाइन वर्चुअल क्रिएट कर लिया है, जो आपको घर बैठे बैठे ऑक्सीजन दे देंगे और वहां से मॉनिटर करते रहेंगे कि अभी आप इतना ले लो ऑक्सीजन, अभी आप इतना ले लो, अभी ये दवाई ले लो। अब वो हम यहाँ से घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आगरा में मेरे 2-3 जानकार दोस्त डॉक्टर्स, कोविड स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज कभी भी किसी को ऑक्सीजन की जरूरत लगे तो अपने आप ना लें। होता क्या है कि ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन बढ़ाते गए, उसका तो मीटर एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद लगा कि अरे अभी तो फिर भी 88 हो गया, तो किसी से सुन लिया कि कंसंट्रेटर ले लो। तो जब हम सिलेंडर से मास से ऑक्सीजन लेते हैं तो 30-40% ऑक्सीजन मिलती है। जो हम अभी 21% सांस ले रहे हैं, 40% मिलती है। जब आप कंसंट्रेटर लेते हो आपको 90% ऑक्सीजन मिलती है। तो 90% ऑक्सीजन मिलने के बाद 2 दिन फिर चल जाता है, वो 88 से एकदम से 93 94 हो जाएगा। लेकिन अब शायद समझ में आ रहा होगा कि अंदर का जो लड़ाई थी, जो डैमेज था, वो कंट्रोल करने की तो दवाइयां दी नहीं जा रही। सिर्फ ऑक्सीजन लेने से घर पे कोई फायदा नहीं होगा। यू कैन बाय टाइम कि ठीक है हमको बेड मिल रहा है, हम वहां तक पहुंच रहे हैं, तब तक हम जल्दी से ऑक्सीजन लगा लें, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट नथिंग मोर देन दैट। तो ये सेकंड फेज। इस सेकंड फेज से बचे हुए 20% में से 19% लोग वापस आ जाते हैं, मतलब टोटल 99% लोग इतने ही उससे वापस आ जाते हैं। केवल 1% लोग होते हैं जिनको और सीवियर बीमारी होती है। तो अब देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से 1% लोग हैं जिनको वाकई में बहुत सीवियर बीमारी होगी। लेकिन होता क्या है कि हम कई बार उसी 1% के कई लोगों से संपर्क में आ जाते हैं, सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर भी स्ट्रेस, एंजाइटी, दहशत आ जाती है। वो जो 1% है उनको इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है,
उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, बाईपैप, आप सबने सुना होगा, बाईपैप पे लगा दिया, बाईपैप की जरूरत पड़ सकती है, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। वो एक हाईली कंट्रोल्ड स्पेशलाइज्ड सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में देखने की बात होती है, वो एक डॉक्टर कर सकते हैं आराम से इंटेंसिव केयर के अंदर। तो ये फेजेस हो गई, डिफरेंट फेजेस इस बीमारी की, और कैसे पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इन अलग अलग फेजेस में ट्रीटमेंट को सीख रहे हैं। अब आपने देखा कल शाम की आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। मैंने पिछले साल नहीं, पिछले महीने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को यहां से ईमेल लिखा था, नीति आयोग के लोग जो बैठ के पॉलिसी बना रहे थे, उनको ईमेल लिखा था कि साहब प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं करती। और ऐसा मैंने देखा नहीं, ये यहाँ पे पूरी दुनिया में जो ट्रायल हुए उसमें पता लगा। कल शाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके घर के डॉक्टर बैठे हैं, आपके अपने जानने आसपास में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लें, उनसे एक बार विचार विमर्श कर लें, उनसे पूछ लें कि भाई क्या सही है क्या नहीं। और सबसे पहले ये टैबू हटा दें कि हमको कोविड नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये कोविड नहीं है, ये तो हमें ऐसी सर्दी गर्मी हो गई। ये एक और ऐसी साधारण बीमारी है जिसमें अभी हमने देखा 85% लोग ऐसे ही निकल के आ जाते हैं। कुछ पेशेंट पॉपुलेशन होती है जिनको स्पेशली ध्यान देना है, डरना नहीं है, ध्यान देना है। और ध्यान देना है सबसे ज्यादा जिन लोगों को डायबिटीज है। तो देखिए सर, डरिए मत, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ध्यान देना है। तो अब वो चीज नहीं चलेगी कि अरे हमें डायबिटीज है, हम भी तो रसगुल्ला खा रहे हैं, तुम भी खा लो। वो नहीं चलेगी। आपको एक दूसरे को बोलना होगा कि तुमको डायबिटीज है, तुम भी नहीं खाओगे और मैं भी नहीं खाऊंगा। एज एज अ समाज, एक समाज के तौर पे ये विचारधारा बदलनी पड़ेगी कि कुछ नहीं होता, रसगुल्ला निचोड़ के खा लेंगे। बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में और जितनी भी स्टडीज आ रही हैं उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वजन ज्यादा होना। आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है, आप मेरे को बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि अरे वो गुप्ता जी तो 50 किलो के थे चले गए, वो तो 65 किलो के थे चले गए। लेकिन मैंने अपने इंटेंसिव केयर में बहुत वजनी लोगों को जाते हुए देखा है, और इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हाई बीएमआई टू कैच कोविड। जिसका वजन ज्यादा है उनको डरना नहीं है, लेकिन सतर्क तो हो जाना है, और पूरे प्रयास करने हैं कि वजन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो रिफाइंड में तल के पूड़ी खाना बंद, है ना, कि कई बार होता है कि अरे ये तो वो ऑलिव ऑयल है साहब, ऑलिव ऑयल की पूड़ियां, ये तो खा लो, 2 और चलेंगी। नहीं चलेंगी, वो नहीं चलेंगी। और मैं आपसे आपके अपने बेटे की तरह से बोल रहा हूँ ये बात, हक से बोल रहा हूँ, नहीं चलेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डाइट, डायबिटीज, हाई बीएमआई और डायबिटीज दो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आपकी मीटिंग्स होती हैं, हम लोग मिलते जुलते हैं, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इसके लिए हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए डायबिटीज का दूसरा क्या रोल होता है। जब 5वें दिन स्टेरॉइड शुरू किया जाता है तो स्टेरॉइड से शुगर बढ़ती है। स्टेरॉइड इज नोन टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल,
और आप वैसे ही डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है, अभी स्टेरॉइड ने और शुगर बढ़ा दी, तो और शुगर बढ़ गई तो डिजीज का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द सिम्टम्स वो मुश्किल हो जाता है। अब आजकल वो मीडिया वाले दिखा रहे हैं काला, क्या कह रहे हैं, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ एक फंगस है सर, और वो फंगस हमारे के आसपास खूब पाई जाती है। हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं, पानी में, हॉस्पिटल के लिनन में, हॉस्पिटल की चादरों में, हॉस्पिटल के टेप में, सब जगह पाई जाती है। और वो आज से नहीं, वो पहले से। तो अगर पूरी दुनिया में जैसे 1 मिलियन में से केवल 0.06 केस इन्फेक्ट होते हैं, इंडिया में 16 लोग इन्फेक्ट होते हैं ब्लैक फंगस से, बिना कोविड के। क्योंकि इंडिया में वो है, हर तरफ है। कोविड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर टू गेट ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस इज डायबिटीज एंड इरेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, आप आराम से रहो। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो यू हैव एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर इवन फॉर द फंगल इन्फेक्शन। तो डायबिटीज का दूसरा रोल इधर आया। जो लोग स्मोकर्स हैं उनके लंग्स ऑलरेडी डैमेज रहते हैं, तो उनमें कोविड के कॉम्प्लिकेशंस की रेट ज्यादा है। चौथा एक पॉइंट और बोलूंगा, फिर हम सवाल जवाब लेंगे। वैक्सीन। वैक्सीन लेने में कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ी देरी कर दी। इस सेकेंड फेज ऑफ कोविड में इंडिया में अभी तक 220 डॉक्टर एक्सपायर हुए हैं पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में। उसमें से एक दिन परसों 50 डॉक्टर मरे थे, और इन सब में से केवल 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों डोज ली थी वैक्सीन की। तो वैक्सीन नहीं लेना वो तो नहीं चलेगा। वे आउट इज वैक्सीन। तो अभी आप बोलोगे कि कौन सी वैक्सीन लें, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? मेरे मम्मी पापा मेरे को भेज रहे हैं लिटरेचर कि बेटा ये कोवैक्सीन अच्छी है कि कोविशील्ड अच्छी है। तो देखिए साहब, मेरा सबको ये जवाब रहता है कि जो मिल जाए वो ले लीजिए। हमको बहुत ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका 70% है, इसका 68% है, इसका 90% है, इसका 92% है। कुछ मत सोचिए, जो वैक्सीन मिल रही है उसको लगवा लीजिए। मेक श्योर कि एक वैक्सीन लगी हुई है आपके हाथ में, एंड इट इज टॉप्ड अप बाई अनदर वन आफ्टर वॉट एवर ड्यूरेशन दे हैव टोल्ड यू अबाउट। तो अभी फिर ये हुआ कि उनको तो वैक्सीन लगी थी, गुप्ता जी को, वो तो चले गए। तो देखिए उसका एक सिंपल सा जवाब है। जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बोला कि हमारी वैक्सीन 80% लोगों में काम करेगी। वो लिख के आ रहा है, उसके लिटरेचर में लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों को अगर वैक्सीन लग रही है, उसमें से 20 लोग फिर भी ऐसे होंगे जिनको कोविड होगी, बीमारी होगी। और वो गुप्ता जी उन्हीं 20 लोगों में से थे। तो अगर 100 में से 20 लोग हो रहे हैं तो 1 करोड़ में से 2 लाख लोग होंगे। आगरा की पॉपुलेशन 22 लाख के करीब है। तो 40,000 लोग आगरा में ऐसे होंगे, अगर पूरे आगरे को वैक्सीन लग जाएगी तो भी 40,000 लोगों को कोविड होगा। तो अगर कोई बोल रहा है कि अरे साहब वो चले गए क्योंकि उनको उन्होंने 2 वैक्सीन ले ली थी, वो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के मारे लगवाई ना। वैक्सीन लगवाइए, कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक, जो मिल रही है लगवा लीजिए, लेकिन प्लीज वैक्सीन लगवाइए।
और वैक्सीन लगवाने के बाद भी, क्योंकि आपने देखा कि 20% लोगों को अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से वो प्रिवेंशन नहीं मिलेगा पूरा, तो भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन ये सब करना ही है। अभी हमारे बेटे के क्लास में मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अब ठीक है, यहाँ केसेस कम हो गए, आप मास्क मत पहनो। एक भी बच्चे ने मास्क नहीं उतारा। अब इसको दहशत बोले या समझदारी, एक भी बच्चे ने जबकि वो टीनेजर्स हैं, वो सबसे पहले मास्क उतार के फेंकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड ने जनवरी के महीने में, एक महीने में 50,000 लोग मर गए थे। तो जो आज इंडिया में हो रहा है वो हमने जनवरी में देखा है, और बहुत क्लोजली देखा है। तो प्लीज वैक्सीन लगवाएं। और मेरा नंबर है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मेरी कजन है विदुषी कुलश्रेष्ठ, वो केजीएमसी में डॉक्टर है। मेरी वाइफ है डॉक्टर नीली, उनका भी नंबर उस ग्रुप में डाल देंगे, प्रियंक का नंबर डाल देंगे। हम लोग सब बैठे हैं, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। मेरे मामा जी की बेटी है डॉक्टर अर्पिता, झांसी में। श्रेयांश है अलीगढ़ में। हम लोग सब, हम घर के डॉक्टर हैं सारे। और हम हमारे घर के डॉक्टर नहीं, हम आपके घर के डॉक्टर हैं। मैं आपसे आपके घर के सदस्य की तरह बात कर रहा हूँ। जो सवाल पूछना है पूछिए। आपको जब मन करे आप एक मैसेज कर दो। मैं अगर ओटी में नहीं हूँ, आईसीयू में नहीं हूँ, तो मैं निकल के जवाब दे दूँ। और ये मैं कोई किसी पे कोई एहसान कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। और मेरा काम है, अगर मेरे घर से कोई मुझे फोन करेगा तो मुझे उसके लिए सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और नहीं निकालना चाहिए तो उसका रास्ता निकालना चाहिए। और हम में से, मैंने जितने नाम लिए, हम में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि अरे क्यों फोन कर दिया या क्यों मैसेज कर दिया। आपका अपने बच्चे हैं, आप कभी भी पूछें, फोन करें, लेकिन प्लीज अपना बचाव रखिए। अप्रैल के महीने में हमने 100 लोगों को खोया है। तो प्लीज वैक्सीन लीजिए। और अभी टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन। अब आपके सवाल एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं, प्लीज। डॉक्टर विशाल कुलश्रेष्ठ, आगरा से। जी विशाल जी। सर, मैंने पहला वैक्सीन लगवा लिया था। उसके बाद मेरे को माइल्ड कोविड हुआ, जिसमें मैंने पूरा अपना प्रिकॉशंस लिए, और सारा टाइम टेन्योर कंप्लीट करने के बाद मैं नाउ आई एम फिट, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, और उसको भी आज करीब 10 दिन हो गए। अब जो सेकंड वैक्सीन है इसका, वो मैं सेकंड वैक्सीन कब ले सकता हूँ? विशाल जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत लोग फोन कर रहे हैं। तो देखिए, आपको जैसे मैंने बोला था ना, आपको फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम लिखना है। जी। तो आपको याद है आपको फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम कब आया था? 22nd। इनफैक्ट सिम्टम नहीं आया था बहुत ज्यादा कुछ भी, बट अराउंड 23rd को मैंने टेस्ट करवा लिया था। 22nd को थोड़ा सा इचिंग थी गले में। ठीक है, तो 23rd से एक महीना, अगर आपको माइल्ड डिजीज थी तो 23rd से एक महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। या अगर सीवियर डिजीज थी तो जिस दिन आप नेगेटिव आए हैं, सिम्टम खत्म हो गए, नेगेटिव आए हैं, उसके 2 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। अच्छा, इसमें सर क्या कुछ ऐसा भी रहता है कि एक बार मैं अभी कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया हूँ, तो क्या कुछ समय तक मेरे को अभी कोविड अटैक नहीं करेगा? ऐसा कुछ है कि अराउंड अगले 2 महीने 3 महीने या समथिंग लाइक दिस? देखिए विशाल जी, जैसे हमने अभी अलग अलग फेजेस देखी थी ना, तो मैंने बोला था वायरल लोड। वायरस कैसे किलो में तो मेजर नहीं होता, लेकिन एक एग्जांपल देखें, अगर किसी के अंदर 1 किलो वायरस गया है या किसी के अंदर 100 ग्राम वायरस गया है, तो हर बॉडी उस हिसाब से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या हथियार जनरेट करेगी, है ना? तो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर 1 किलो गया था कि 100 ग्राम गया था। तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी ने कितनी एंटीबॉडीज जनरेट करी हैं कि वो आपको कितने दिन तक उससे बचा के रखेगी। तो वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वो सब हवा की बातें हो जाती हैं ऐसे में। तो मतलब प्रिकॉशंस एंड जो भी सारी चीजें वो कंटिन्यू बिल्कुल रखें। बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यू करते। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मोबाइल में जी बताएं। मोबाइल हेलो।
हाँ, हेलो मयंक। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुकुल मकराना से बोल रहा हूँ। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और आप कैसे तो भाई? डॉक्टर साहब मत बोलिए मौसा जी प्लीज। नहीं नहीं, आप तो है तो बोलेगी, अब उसमें क्या है। हाँ, जी बताएं। मेरा क्या है कि मेरा अस्थमा है, जी और दूसरे अस्थमा मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सर्दियों में मेरे कभी कभी जरूर वो होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कफ हो जाता है इकट्ठा मेरे उसमें। जी तो उसके बाद मैं जैसे इनहेलर ले लेता हूँ तो वो सही हो जाता है थोड़ा सा। अभी मेरा जो ऑक्सीजन लेवल आता है वो 93 से 95 के बीच में आ रहा है रेगुलर, करीब पिछले 15-20 दिनों से। जी जब से मतलब वो मेरे पास आया है, ऑक्सीमीटर आया है, तब से। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोले मौसा जी। तो जब से मेरे है, महीने भर से समझ लीजिए 20 दिन से, तो मेरा 93 से 95 आ रहा है कंटिन्यूस, और प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे। और वैक्सीन दोनों लग चुकी है मेरे, वैक्सीन लगे मेरे 15-20 दिन हो गए। जी जी तो मेरे को ये बताइए, एक तो स्टीम कितने दिन बार लेनी पड़ेगी, और जो गरारे कर वो दिन में कितनी बार करने चाहिए मौसा जी, नॉर्मल? आप तो मकराना में हैं, बहुत गर्मी पड़ रही बाहर, तो हाँ इतना हाँ ज्यादा ओवरडू मत करिएगा। एक बार रात में सोते समय आप स्टीम ले सकते हैं, और हाँ। गरारे अगर लग रहा है गले में तो दिन में 2 बार, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक 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 ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही मैं पूछ रहा था, मैंने कहा स्टीम जैसे मैं 2-3 बार ले लेता हूँ, गरारे भी 2-3 बार कर लेता हूँ, गर्म पानी भी पीता हूँ, हल्दी भी खाता हूँ, वो नहीं सब मौसा करता जी, हूँ। बहुत ज्यादा ओवरडू मत कर रहे हैं किसी चीज का। आप अच्छा कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ हाँ हाँ। हमारे ख्याल से कि ओवरडू मत करिए। इतनी गर्मी है, शरीर का टेम्परेचर वैसे भी बढ़ जाएगा। ठीक 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 अच्छा, मुझे ठीक ठीक इंद्रेश ठीक। अंकल दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते अंकल, सॉरी मैंने हाँ, आपको देखा नहीं पहले। और प्रियंक भी आ गए हैं। प्रियंक वेलकम। मेरा ब्रदर है, छोटा भाई, यूएस में साइंटिस्ट है, कोविड पे काम भी कर रहा वेरी गुड। हेलो है। जी बताएं। डॉक्टर साहब, कमलेश कुलसर जयपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं क्या यूनिस्टार में डेली ले रहा हूँ। मैं यूनिस्टार टैबलेट कैप्सूल जो है ना, वो मेरे क्या है, हार्ट अटैक पहले 99 में आया था, जब से मैं मेरी ये दवाएं चल रही हैं। ऐसे कोई आप दिक्कत सर तो नहीं ऐसा है? करें कि वो दवाओं का जो पर्चा है उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको, ठीक है। आपका सवाल क्या है कि आप यूनिस्टार ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, मैं तो ले रहा हूँ। मेरे को बताई थी केमिस्ट वगैरह ने, कहा यूनिस्टार बंद नहीं कर सकते आप, ये प्रेगालिन भले ही बंद कर दो, नहीं ले एक आध दिन छूट जाए, लेकिन ये लेते रहो। पहले मैं एक दिन छोड़ एक दिन लेता था, जी, इसलिए। व्हाट्सएप नंबर आपका? मेरा ग्रुप में रहेगा नंबर, आप उसमें मुझे पर्चा भेज दें सर, और मैं आपको अच्छा, बता दूंगा जो भी ठीक जैसे है। डॉक्टर नंबर बता दीजिए आप अपना। वैक्सीन मेरा। मेरे दोनों लग गई है, कोविशील्ड लग गई है मेरे, कोविशील्ड कोवैक्सीन मेरे लग गई है दोनों डोज। कमलेश जी, आपको डायबिटीज भी है क्या सर? जी यस यस, मैं इंसुलिन लेता हूँ। आपने अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराया है क्या? किडनी फंक्शन शायद नहीं हुआ मेरे से। तो आप जब अपनी ब्लड अपना वो भेजेंगे ना, तो एक किडनी फंक्शन मैंने रिपीट करा रिपोर्ट के वगैरह भी कराई है, वो भी मैं भेज दूंगा। रिपोर्ट वगैरह जो मैंने कराई थी अभी 2-3 महीने पहले, वो भेज जी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डॉक्टर थैंक एक यू। बार फिर से जरा विशाल। जी विशाल जी। डॉक्टर सर साहब मैं दीपक एक चीज कुलकर्णी बोल रहा हूँ आगरा से। नेगेटिव दीपक जी एक मिनट, विशाल जी का कोई क्वेश्चन रह गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद मेरे और मेरी वाइफ को दोनों को अभी भी गले में हल्की सी इचिंग होती है। तो एक्चुअली हम लोग अपना गरारे वगैरह कर रहे हैं और हल्दी का दूध पी रहे हैं। यार वो क्या बैटरी लो हो रही है और आपके सजेस्ट करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इचिंग के लिए तो कुछ नहीं करना सर आपको, बस आप ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें, गरारे वगैरह निकालना करते पड़ेगा। रहिए। दवाई अलग से कुछ कुछ भी नहीं लेना आपको इचिंग के लिए। अच्छा, गरारे नॉर्मली एक दिन में 2 बार करते रहे? 1-2 बार कर लें, हाँ, बस ज्यादा मत करिएगा। जी दीपक जी बताएं। डॉक्टर नमस्कार, आगरा से दीपक कुलश्रेष्ठ। जी नमस्ते। फोन नंबर बताएं सर। प्लस मोबाइल नंबर फोर डॉक्टर फोर साहब। प्लस हाँ +44 आपको जी व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तो +44 यहाँ जी इंग्लैंड का कोड है। ओके, प्लस 7734 डबल सेवन 34 3 4 अरे 183 ये तो 18 183 786। 3 183 786। 786।
जी डॉक्टर ये वाला नंबर तो वैसे भी ग्रुप में भी मिल जाएगा दीपक भैया। कोई बात नहीं, 44 कोई बात नहीं। 77 34 18 3786। जी जी डॉक्टर साहब, thank you. मैंने 12 अप्रैल को मुझे कोवैक्सीन डॉक्टर का मयंक। एक डोज लगा पहला, जी कोविशील्ड का। जी और उसके बाद 13 को मुझे कोई दिक्कत नहीं, 14 तारीख से मैं मुझे बहुत सारी परेशानी होने लगी, घबराहट और सिर में दर्द, बुखार, फीवर भी आया एक दिन के बाद। मैं बहुत परेशान रहा, तो मैंने एक अपना टेस्ट कराया तो मुझे पॉजिटिव बताया गया मुझे। और मैं फिर अपने क्वारंटाइन हो गया, घर पर ही अपना मैंने डॉक्टर से बात करके अपना इलाज ले लिया, सब ठीक हो गया। उसके बाद अभी 16 मई को मुझे एकदम से बैठे बैठे कौन सी जी? मेरे यहाँ ये ग्लैंड्स फूल गए, पैरोटिड ग्लैंड्स जो बोलते हैं। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको कोविड हुआ था क्या, क्या उस कारण से हो रहा है? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि उन्होंने मुझे दवाइयां दे दी हैं, ईएनटी वालों को मैंने दिखाया, हार्ट वालों को भी दिखाया। तो क्या इसके बाद ये कोविड के बाद ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं क्या? पैरोटिड ग्लैंड आपको 12 अप्रैल को वैक्सीन लगी थी और 16 मई को गले में ऐसा, ये वैक्सीन की वजह से नहीं होगा सर, कोविड की वजह से भी इतने दिनों के बाद नहीं होगा। ये या तो आपको कोई नया वायरल इन्फेक्शन, नया बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से। आपको डायबिटीज भी है क्या सर? नहीं, डायबिटीज नहीं है। ओके, तो नहीं, ये कोविड की वजह से नहीं होगा सर, इतने दिन बाद नहीं होगा। अच्छा, अभी उन्होंने मुझे क्लेमेंडामाइसिन करके टैबलेट दी हुई है, वो चल रही है। ठीक है, ठीक है Thank सर, you. वो ले सकते हैं आप। डॉक्टर साहब मैं बोलूं? जी जी बोले योगेश कुलश्रेष्ठ पुना। जी, मेरा नमस्ते क्वेश्चन जनरल है, मास्क के बारे में है। जी। मास्क लगाने के बारे में जो गाइडेंस दी जाती है, मास्क को चेक कर लीजिए, इट शुड बी एयर टाइट, नाक भी बंद होनी चाहिए, नीचे तक भी होना चाहिए, हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। और अभी तो डबल मास्क की भी बात करते हैं, तो अगर मास्क से हवा अंदर नहीं जाएगी तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी, वो भी बाहर नहीं जाएगी। जब अंदर, बाहर से अंदर हवा नहीं जाएगी तो अंदर से बाहर भी नहीं जाएगी प्रैक्टिकली। तो उसके उसमें क्या हम लगातार अगर लगाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए बाजार में हॉस्पिटल में है, तो उसमें इज इट नॉट दैट वी आर लैकिंग ऑक्सीजन एंड इनहेलिंग CO2 अगेन? क्या इसमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। हाँ, तो ये भी बहुत सारा बीच में क्वेरीज आई थी लोगों की, और आपने सही चीज पूछी है कि, बट इसमें एक करेक्शन ये है कि मास्क का एयर टाइट होना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। एयर टाइट नहीं करना उसको, क्योंकि आपको प्रिवेंशन करना है ड्रॉपलेट्स, जो आपके मुंह पे किसी की सांस आ रही है या ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। अगर 2 लेयर की मास्क लगा हुआ है तो वो 2 लेयर्स के बीच में काफी सारे ड्रॉपलेट्स कैच हो जाते हैं और वो अंदर फिल्टर नहीं हो पाते। और अगर होते भी हैं तो वायरल लोड इतना कम होता है कि जो सीवियर प्रॉब्लम होनी होगी वो छोटी सी, जैसे अगर 1 किलो वायरस जा रहा होगा तो 100 ग्राम जाएगा केवल। तो एयर टाइट नहीं करना है, एयर टाइट करके मास्क पहना भी नहीं जा सकता सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और कार्बन डाइऑक्साइड री इनहेल होने लगेगी, और वो ऐसा कोई भी मास्क बना नहीं है। हम लोग जो मास्क पहनते हैं वो आपने लास्ट टाइम दिखाया था, इट्स डिफरेंट डिजाइन, वो केमिकल वॉरफेयर वाला होता है, उसमें साइड में फिल्टर्स लगे होते हैं, तो वो एयर टाइट होता है। लेकिन आप लोगों को 2 मास्क पहनिए, एयर टाइट करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से टाइटली पहन लें, एयर टाइट नहीं होगा सर वो। 2 मास्क के ऊपर में मेरा एक क्वेश्चन है जी। एक नॉर्मली बताया गया सर्जिकल मास्क पहने जो डिस्पोजेबल होता है जी। और दूसरे जो नॉर्मली N90 या अदर मास्क जो नोज शेप में होते हैं जी। तो ये सर्जिकल मास्क जो डिस्पोजेबल है वो अंदर पहनना चाहिए या ऊपर? देखिए, डिस्पोजेबल वाला बाहर पहनना चाहिए, क्योंकि वो डिस्पोजेबल है, तो आप उसे शाम को हॉस्पिटल से लौट के आए या बाहर से लौट के आए उसे फेंक दीजिए, और अंदर वाले मास्क को धो के डाल दीजिए और अगले दिन दूसरा अंदर वाला मास्क पहने। ओके राइट, थैंक यू। मेरे दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं, आई एम अदरवाइज भी सेफ, थैंक यू। वेरी गुड सर। और किसी के कोई प्रश्न है क्या? डॉक्टर नमस्कार, मैं संजीव कुलश्रेष्ठ आगरा से। नमस्ते संजीव जी। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि मैं 44 प्लस हूँ और मेरे अभी वैक्सीन नहीं लगी है। मैंने कैंप कराया था यहाँ पे कुलश्रेष्ठ सभा युवा शाखा ने जी, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। अब मैं डायबिटिक हूँ पिछले 10 साल से जी। डायबिटीज और शुगर लेवल इस समय मेरा करीब 180 to 200 के बीच में रहता है।
200 से कम ही है अभी इस समय तो फिलहाल, और जी। लापरवाही हो जाती है तो बढ़ भी जाता है। और मैं मेटफॉर्मिन और ग्लाइमीप्राइड वगैरह में ले रहा हूँ। जी क्या इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में पूछना चाह रहा था कि इकोस्प्रिन टैबलेट अपने अनुसार शुरू कर दें या डॉक्टर की सलाह से लें? नहीं, आपको इकोस्प्रिन अपने आप तो किसी को भी शुरू नहीं करनी। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपना एक ईसीजी करा लें, और ईसीजी और दूसरी फाइंडिंग्स को देखते हुए वो शुरू करेंगे। अपने आप मत शुरू करिए, आपको कोई जरूरत नहीं है अपने आप शुरू करने की। हेलो, इकोस्प्रिन अपने आप नहीं ले सकते? नहीं, जरूरत नहीं है आपको, और वो ऐसा ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है तो सब लोग अपने आप अच्छा, ले। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से घर में प्रॉब्लम रही है। फादर को अटैक आया, भाई को भी अभी स्टेंट पड़ के चुके एक साल पहले। तो हम लोगों ने चिकनाई बंद कर दी, देसी घी खाते हुए बंद कर दिया। फिर वो रिफाइंड के बारे में सुना तो रिफाइंड बंद कर दिया। अब जो आपने एक ऑलिव ऑयल बताया, जब उसके बताए पूड़ियाँ ना खाएं, तो हमने ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दिया। हम कट्टी वगैरह ले लेते थे 5 लीटर वाली बेस्ट प्राइस वगैरह जाके। अब आपने बताया कि वो भी ना खाएं, तो फिर खाएंगे क्या? वो भी नहीं सर, बंद मैंने कर दो। ऑलिव ऑयल खाने को मना नहीं किया, मैंने ऑलिव ऑयल में पूड़ी तलने का मना किया था। आप ऑयल का कंजम्पशन कम करें। वैसे जी अच्छा, नहीं वैसे सेफ है ऑलिव ऑयल उसकी अपेक्षा रिफाइंड और देसी घी वगैरह से? मीट होता है, मीट होता है। देखिए क्या है कि अभी इंद्रेश अंकल ने आज डाला था कि अभी डाइट के ऊपर हमारी अगली मीटिंग है ही सही, तो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट लोग उसमें बैठे होंगे जो हमको बताएंगे। लेकिन एज अ डॉक्टर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बहुत ज्यादा ऑयल कोई भी नहीं खाना है। बाकी हम अगली मीटिंग में तो वो डाइट की सारी बात कर ही रहे हैं अंकल, है ना? घर का बना हुआ घी 23 तारीख को हाँ शाम को 6 बजे घर का बना हुआ घी तो खा ले। डाइट हेलो, डाइट न्यूट्रिशन और कंसल्टेंट अपने मिलेंगे सभी। तो जो जुड़ना चाहें 23 तारीख को शाम को 6 बजे, लिंक सबको दिया हुआ है। तो डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग 23 तारीख को उसके फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, उनसे ले लेंगे। आज मेडिसिन वैक्सीन मयंक, दिस इज रिगार्डिंग वैक्सीन अगेन। मौसी नमस्ते। अपर्णा हियर। क्या आवाज है? अच्छा, मुझे लगा प्राची मौसी की आवाज है। कौन? हेलो अपर्णा बोल रही हूँ, अपर्णा। अच्छा हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते दीदी, बताएं। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मयंक, जैसे आपने बोला था मेरे को वैक्सीन लेने को ना, तो लखनऊ के कंडीशंस तो बहुत खराब थे, सो वी डिड नॉट टेक रिस्क। बहुत आई मीन एक्सट्रीमली वर्स्ट कंडीशन थे as far as सेंटर्स आर कंसर्न। तो पीजीआई में मिला था, लेकिन हम पीजीआई गए नहीं क्योंकि वहाँ बहुत रिस्क था। सिंडी, अभी 10-15 दिन से ना मेरा बीपी और शुगर फ्लक्चुएट करने लग गया था। तो शुगर बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया का हो गया था। देन नाउ इट इज कंट्रोल। तो अभी तो फिर सेफ है ना? नेक्स्ट वीक में हम ले लें? बिल्कुल ले लीजिए, और जैसे ही पहला मौका मिले आप वैक्सीन तुरंत लगवा लीजिए। हाँ हाँ। हेलो जी नमस्कार सर, मैं एटा से हरिओम कुल से सर। हेलो जी सर, बताएं। एटा से हरिओम कुल से सर। जी जी बताइए। नमस्कार सर। सर मैं एटा से हरिओम कुल से हूँ, डिटाच सीएम ऑफिस से हूँ। जी बताएं। सर ऐसा है, मेरी मैडम को कोविड हुआ। हेलो जी जी बोले मैंने सर। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने जो जनरल ट्रीटमेंट है वो दिया, और उसके बाद 16 तारीख को RT-PCR उनका नेगेटिव आ गया। हेलो जी जी जी। डॉक्टर के अग्रवाल जो कल एक्सपायर हुए, तो उनका मैंने इंटरव्यू सुना, तो वो उन्होंने ये किया कि जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं उसके बाद। किसी का ऑडियो ऑफ कर दें प्लीज, बच्चे की आवाज आ रही पीछे प्लीज। हेलो जी हाँ बताइए सर। जी सर, मैंने डॉक्टर के अग्रवाल जो दिल्ली के हैं प्रेसिडेंट, वो आज कल एक्सपायर गए, बहुत ही दुख हुआ। उनकी बहुत अच्छी बातें मिलती थी, तो उनके मैंने इंटरव्यू में देखा सुना कि जो कोविड से नेगेटिव आ जाते हैं तो उनको 1 महीने तक इकोस्प्रिन 75 mg और पेंटोसिलिन खानी है क्या? पेंटोसिलिन जिसमें स्टेरॉइड होता है क्या? नहीं, आप प्रेडनिसोलोन कह रहे हैं कि पेंटोसिड कह रहे हैं? पेंटोसिलिन नहीं, प्रेडनिसोलोन 1 महीने तक नहीं सर, नहीं खानी है। तो सर अब तो मल्टीविटामिन ले लिया, कुछ ट्रीटमेंट लेना है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए नेगेटिव। एक मिनट हरिओम जी, मेरी बात सुनिए जी जी। आपको एस्पिरिन और जो आप स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं प्रेडनिसोलोन, अपने आप कुछ भी नहीं लेना। जी जी।
जो नहीं, डॉक्टर डॉक्टर से अग्रवाल ने, डिस्कस करने के लिए डॉक्टर हैं हमारे पास में, एम्स के हैं तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे डॉक्टर। बात करके पर्चे पे लिखवा के तभी लें, नहीं, नहीं तो पर्चा है उनका पास जी। हाँ, आपको, उनसे बात करनी नहीं, इकोस्प्रिन चालू की थी सर उन्होंने। हाँ अगर उन्होंने चालू करी है तभी लें, लेकिन वो जो आप प्रेडनिसोलोन बोल रहे हैं 1 महीने तक, वो अपने आप मत लीजिएगा। जी जी, उनकी एडवाइस सर। और सर आज CPR कराया, उनका सारी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, थोड़ा शुगर भी 175 है, और वो आपका डी किया वो भी नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकनेस बॉडी में बहुत है सर। आपका सवाल क्या है हरिओम जी? मेरा सवाल ये है, बस वो नेगेटिव होगी नहीं, वीकनेस है बॉडी में, अब जी, कोई मेडिसिन लेना है आगे, नहीं मल्टीविटामिन ले चुके। बस मल्टीविटामिन लें, अच्छी डाइट लें, और डाइट के बारे में अपनी अगली मीटिंग होगी 23 तारीख को, तो उसमें हम जी, लोग प्रॉपर बात कर लेंगे आप डाइट बात करेंगे डॉक्टर साहब से ये? ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके। जी जी, वेलकम। हेलो, नमस्ते, मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी नमस्ते, नमस्ते राजीव। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ को कल से फीवर हुआ है, तो उनको लूज मोशन भी है, जी तो हाँ, लूज मोशन सिम्टम है क्या? जी लूज मोशन सिम्टम है, 10 to 15% केसेस में लूज मोशन इज द फर्स्ट सिम्टम। ओके, तो उनको आइसोलेट कर दें, वो कहाँ पर रहते हैं, आगरा में या जहाँ भी रहते हैं, और आइसोलेट करके प्रॉपर, जो अब जैसी अभी हम लोगों ने बात करी है वैसा ठीक है। मॉनिटरिंग अब स्टार्ट कर दें। बड़ौदा में रह ठीक रहे है। हैं वो, बड़ौदा में। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब हेडेक भी कोई सिम्टम्स है? जी हेडेक भी सिम्टम है, लेकिन हेडेक में ऐसा है कि अब कुछ लोगों को माइग्रेन रहता है, किसी को भूख की वजह से हो रहा है, धूप से हो रहा है, तो अब माइग्रेन हो गया, उसको सिम्टम मान लिया, 5 दिन बाद फिर से बुखार आ गया, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हेडेक तो एक डॉक्टर साहब बहुत ही मेरा मेडिकल स्टोर है सिकंदरा में, आगरा में, जी, और बहुत स्ट्रेस रहता है। डॉक्टर साहब बगल में बैठते हैं, MBBS MD हैं, 100 मरीज देखते हैं, और पॉजिटिव पेशेंट बहुत आ रहे हैं उनके पास। जी तो सिर में दर्द सा रह जाता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं उस चक्कर नहीं, में ना आपको फंस जाऊं। स्ट्रेस भी हो सकता है, एक बार अपना आईसाइट टेस्ट करा लीजिए। 44+, तो एक बार आईसाइट टेस्ट करा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं Thank you, विकास कुलसी सागरा से। जी विकास जी, मैं एक सवाल था मेरा। एक्चुअली मेरे छोटे भाई को पॉजिटिव आया था 15-20 दिन पहले, जी और उसके जो लंग्स थे वो 90 जो आता है ना, 90+25 जो आता है, तो 90 उसमें आया था लंग्स में। 19 CT जो कराया था, HRCT, 25 में अभी से वो 19। बेटर है। हाँ 19, सॉरी, हाँ 19। तो डॉक्टर ने तो हॉस्पिटल के लिए गए, माहौल उस समय आगरा में ऐसा था, हॉस्पिटल थे ही नहीं, तो अपने घर से ही, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, उसका सैचुरेशन 80 आया, लेकिन अब 96-97 आ गए। वेरी तो गुड। 15-20 दिन हो गए हैं उसको। तो क्या दवाएं कब तक चलेंगी, क्योंकि कमजोरी तो है ही है शरीर में उसकी। आप उनकी दवाइयां जो चल रही हैं वो मेरे को एक जी। बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा पर्चा, मैं देख के बता दूंगा कि उसमें से क्या क्या चल रहा है। वैसे आप लोकल किसी डॉक्टर को दिखाई रहे होंगे वहां पे? कनेक्शन उनका लूज हो गया शायद। वैसे संजीव जी के बराबर ही डॉक्टर मुकेश अग्रवाल है, जिनको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, और उनका वेट ट्रीटमेंट है, स्ट्रॉय भी दिया था 5 दिन, इंजेक्शन एंटीबायोटिक, उससे कंट्रोल हो गया था। मेरा सिर्फ सवाल ये है, वो तो भेज दूंगा मैं आपको, तो कितने दिन तक दवा लेनी चाहिए इसमें, क्या नहीं रहता मुझे है? पता नहीं ना सर कि दवाई कौन सी दे रहे हैं, तो अच्छा मैं देख ठीक के है, ठीक है, बता मैं पाऊंगा। आपको, जी, नहीं, ठीक है सर, आप एक बार बता दें कौन सी दवाइयां चल रही हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से ठीक है, मैं कितनी। व्हाट्सअप कर दूंगा रात को आपको सारी। जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये प्लाज्मा का आप कुछ बता रहे थे कि प्लाज्मा के लिए क्या अभी मतलब दैट इज नॉट रिक्वायर्ड? विशाल जी हाँ, तो विशाल जी अभी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कल ही उनका नया SOP आ गया है कि प्लाज्मा इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। पहले उनकी ICMR की वेबसाइट पे था, लेकिन वो हटा रहे हैं अब उसको। तो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी प्लाज्मा के ट्रायल्स हुए थे, ट्रायल करके देखा था कि काम कर रही है कि नहीं, लेकिन प्लाज्मा से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अननेसेसरली प्लाज्मा के लिए भटकने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई डॉक्टर भी वहां बोल रहा है तो उससे एक बार पोलाइटली डिस्कस कर सकते हैं कि सर फायदा भी होगा कि नहीं होगा, ये बताएं, है ना। कि अगर फायदा नहीं है, सारी दुनिया बोल रही है, ICMR ने बंद कर दिया है, तो आप क्यों बोल रहे हो हमें उसके लिए?
है ना? प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, बट पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। रिसेंटली वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड just because his wife was pressurizing the hospital to give plasma. She asked me to donate, but I was not in the position to donate at that time. So मैंने पूछा कि वो क्या दे रहे हैं, तो बोले अभी वो तो स्टेरॉइड पे चल रहे हैं, मुझे उनकी हालत खराब हुई है, मुझे प्लाज्मा देना है। तो और मेदांता के शिफ्टिंग में ही इतना टाइम हो गया, वहां से ले जाने में एम्बुलेंस में उनका कंडीशन डिटेरियोरेट हो गया। तो प्लाज्मा देने के बावजूद भी आपने ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट टच किया है अभी, कि डॉक्टर नहीं बोल रहा है और हम लोग खुद ही बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको डॉक्टर के हाथ में छोड़ना पड़ेगा चीजें, और उनको बोलना पड़ेगा कि आप बताओ सही क्या है। हम जो व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं और गूगल पे जो ज्ञान ले रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पेशेंट पे भी काम करे ही करे। तो प्लीज जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है उसमें विश्वास रखें, और नहीं तो जिसमें विश्वास है उसमें विश्वास रखें। लेकिन जो फील्ड आपकी नहीं है, जिसकी, जैसे आपने बोला कि उन्होंने खुद इंसिस्ट किया कि नहीं प्लाज्मा दे दो, क्या होता है कि जब हमारा कोई अपना जा रहा होता है और हमें लगता है कि हम कुछ भी करके उसको बचा लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में दवाइयाँ दवाई की तरह ही काम करती हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अरे ये भी दे दो वो भी दे दो और सब कुछ कर दो, ऐसे नहीं काम चलता। और प्लाज्मा इसीलिए कल शायद आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, और मैंने तो आज सुबह ICMR की गाइडलाइन पढ़ी है, उनमें आ गया है कि प्लाज्मा इज बीन ऑफ नाउ। जो हवाई जहाज भर भर के US भेजी गई थी दवाइयाँ, वो सब ट्रीटमेंट के बाहर हैं, वो ट्रीटमेंट में है ही नहीं। Hydroxychloroquine is no longer required in treatment of COVID. It was never required in treatment of COVID. तो डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दें। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि सबके लिए ये जरूरी है कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो माने। पूरे इंडिया के सेलिब्रिटीज लगे हुए हैं कि प्लाज्मा लाओ, उसको प्लाज्मा AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, और देखिए क्या निकल के क्या आया कि प्लाज्मा काम नहीं करता। एक्चुअली मैं भी यही मेरा कंसर्न था। हम लोगों ने यहाँ आगरा में हम लोगों ने भी एक मुहिम छिड़ी हुई थी, प्लाज्मा डोनेशन के लिए अपील कर रहे थे जी। और रेगुलरली हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना करके उन वीडियोस को हम लोगों ने अपलोड किया था सोशल साइट्स पे, अपने कुलसे सभा के जितने भी पोर्टल्स हैं सब पे, है ना। तो दिस वाज द मेन एक्चुअली कि हमें उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे ये जान रहा था। देखिए विशाल जी, आपने ना मतलब आगरा की कुलश्रेष्ठ सभा और खास तौर से पूरी कुलश्रेष्ठ सभा और युवा शाखा इतना अच्छा काम किया है। वैक्सीन लगवाना, इतने प्रोएक्टिव, जहां डॉक्टर्स निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, आप लोग निकल रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे आज चैन से बैठा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग वहां पे हो, जो मेरे माँ बाप को भी देख लो। लेकिन जैसे हम लोग सीख रहे हैं ऐसे ही आप लोग भी सीख रहे हैं। जैसे आपने अभी माना, आपने मुझसे पूछा कि सर अभी ये करें कि नहीं करें, तो मेरे ख्याल से ये तो हमारा फर्ज है समाज के प्रति। नहीं सर, भाभी को अपनी गाड़ी में ले जाता हूँ मैं, आप चिंता ना करें। मेरे साथ रहते हैं वो। तो ये आपने जो सवाल पूछा विशाल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप, हमारे समाज में लोग हैं जो सीख रहे हैं कि यार हम अभी तक ये कर रहे थे, अब ये जरूरत नहीं है, अब हम इसे करें कि नहीं करें। तो हमें आप जैसे लोग बहुत सारे चाहिए अपने समाज में, कि आपने माना कि हाँ हम अभी तक कर रहे थे क्योंकि सब लोग कर रहे थे और सबने आप पूरी सेवा से जुटे हुए हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो प्लीज अपना एफर्ट वहां वेस्ट ना करें, आप और दूसरी जगह पे सेवा कर सकते हैं। अभी आप वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट करें और वैक्सीन का कैंप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो प्रियंक US में भी प्लाज्मा का रोल हो रहा है क्या? प्रियंक है क्या अभी? हाय भैया। प्रियंक US में प्लाज्मा US में भी नहीं दे रहे ना कहीं पे? नहीं भैया, अभी कहीं पर भी कन्वैलेसेंट प्लाज्मा, क्योंकि उनके जो ट्रायल्स थे वो सारे ट्रायल्स नेगेटिव आए, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली फॉर COVID-19 पेशेंट्स। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था भैया आपका, एंड
मैं सभी लोगों को अपने से बड़े जो सभी लोग हैं उन सबको नमस्ते कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। प्रियंक जी नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। तो प्लाज्मा को लेके सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए प्रियंक ने भी कंफर्म कर दिया है कि वहाँ यूएस में भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ यूके में वेस्ट में नहीं दे रहे हैं, और अब इंडिया में भी आ गया। बट आप लोगों ने जो एफर्ट किया वो काबिल तारीफ है, उसको मेरा सलाम है। लेकिन वैसे ही आपके किसी भी एफर्ट में मेरा, प्रियंका, नीली मेरी वाइफ बैठी है, हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन आपको लग रहा है ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज कराने हैं, किसी दिन नीली कर सकती हैं, प्रियंका हमारे हेल्प कर सकते हैं, जो भी ऐसा कुछ लगेगा, तो जैसे हम अभी घर के तरह से बैठ के बात कर रहे हैं, मैं कॉफी भी पीता जा रहा हूँ, हम ऐसे ही बैठ के बात कर लेंगे। ग्रेट सर, और ग्रेट, किसी का कोई सवाल हो तो बताएं सर। अभी जब तक डॉक्टर आगरा से राजीव कुलश्रेष्ठ जी। राजीव जी एक मिनट, प्रियंक कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो प्रियंक। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि वो एक क्वेश्चन था ऑयल के ऊपर, राइट, ऑलिव ऑयल के ऊपर, और मेरी जो है वो रिसर्च डाइट के ऊपर ही है। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स को देखता हूँ, उनके इफेक्ट देखता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे। तो जो ऑलिव ऑयल है, जो खालिश ऑलिव ऑयल होता है, उसको कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। इटालियंस जो है वो ऑलिव ऑयल खाते हैं, वो सैलेड में डाल के खाते हैं। ऑलिव ऑयल को जब आप गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, और वो और भी ज्यादा क्या कहते हैं, बॉडी को हार्म करता है। तो अगर आप पूड़ियाँ ऑलिव ऑयल में तल रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इससे अच्छा है कि आप सरसों के तेल में पूड़ी तल। डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल में पूड़ियाँ नहीं खानी चाहिए। थैंक यू प्रियंक, थैंक यू। घर का जो घी है वो, घर का घी बहुत बढ़िया है। अगर जोग्राफिकली जो ऑयल्स अवेलेबल हैं वही खाने चाहिए। ऑलिव ऑयल हमारे देश का नहीं है। जो नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल है, साउथ में मूंगफली का है, केरला में नारियल का है, इस तरह से लोकली प्रोडक्ट हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं। और सभी सरसों का तेल तो हम लोग स्पिलर से डायरेक्ट लेके आते हैं। जी आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ आगरा से जी। मैं ये पूछ रहा था कि जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनको अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए या इससे कोविड से बचने के लिए क्या मेडिसिन खाने चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ बोला कि एवरमेक्टिन 3 दिन खा लीजिए तो थोड़ा सा उससे फर्क पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ है? जबकि एवरमेक्टिन तो एंटी पैरासिटिक है, तो उससे तो ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बोला कि एवरमेक्टिन लगातार 3 दिन खा लीजिए तो थोड़ा सेफ साइड में रहेंगे। ऐसा कुछ है क्या? देखिए सर, ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से इंडिया में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और वो सब आइवरमेक्टिन खा रहे थे जी। और उन्होंने, बहुत लोगों ने आइवरमेक्टिन सिम्टम के पहले दिन तो शुरू कर ही दी थी, कुछ लोग पहले से भी खा रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आइवरमेक्टिन इज नॉट प्रूवन एट ऑल टू प्रिवेंट अगेंस्ट कोविड, नॉट एट ऑल। नीली, तुम नीली भी हैं क्या? अभी नीली हो क्या लाइन पे? तो नीली जो है ये फ्रंट लाइन देखती है, ये इनके ईडी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, एंड आई एम श्योर नीली तुम्हारे ईडी में आइवरमेक्टिन वाले पेशेंट तो कोई भी नहीं आ रहे ना? हाँ, नमस्कार, मैं सब बड़े लोगों को सादर प्रणाम। प्रणाम माँ, प्रणाम पापा जी। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ ईडी में कोई नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर आइवरमेक्टिन 3 दिन के लिए प्रोफाइलेक्टिकली खाने का कोई भी स्टडी नहीं है और कोई इसका प्रूवन बेनिफिट नहीं है। तो ये कोई एडवाइजेबल नहीं है कि आप 3 दिन आइवरमेक्टिन खा लें तो आप बच जाएंगे कोविड से। थैंक यू नीली। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन राजीव जी, बिकॉज आपने सही बोला। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है कि जैसे कि फर्स्ट डे से कोई भी ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव हो गया या बुखार आ गया, तो एकदम उसको ये एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी और आपका D3 और विटामिन सी, इवन देन एवरमेक्टिन भी 5 दिन के लिए दे देते हैं। तो क्या मेडिसिन फिर चाहे वो फर्स्ट डे से क्या मेडिसिन ले? देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले 5 दिन में मेरे हिसाब से केवल आपको विटामिन मिनरल्स वो ले सकते हैं और पैरासीटामोल ले सकते हैं। अब इंडिया में क्या होता है, देखिए सर, मैं किसी पूरा किट पहले से ही दे दिया जाता है। हाँ, वो देखिए इसलिए है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे और भी इन्फेक्शंस लग सकते हैं।
तो वो कवर करते हैं कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो ये एंटीबायोटिक दे दें, ये भी एंटीबायोटिक दे दें। लेकिन हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग कुछ भी नहीं देते, हम केवल पैरासीटामोल देते हैं। 5 दिन तो एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे और 5 दिन के एजिथ्रोमाइसिन के बाद में फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा दे देंगे, तो एंटीबायोटिक लगातार। देखिए इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। वो अगर वो दे रहे हैं तो उसके पीछे उनकी सोच ये है कि कोई दूसरे इन्फेक्शन और ना लग रहे हो जो हम मिस कर दें कोविड सोचते हुए, तो वो इसलिए एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, लेकिन उसका कोविड के ट्रीटमेंट में कोई भी रोल नहीं है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए दे रहे हैं, बस वो केवल सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं। और वो देना उनके हिसाब से ठीक भी है, लेकिन कोविड की दवाई नहीं है वो। आपको और कोई निमोनिया ना हो जाए उसके लिए वो दवाई दे रहे हैं, जो वो अपनी जगह पे ठीक है। एवरमेक्टिन एंटी पैरासाइट है, इसलिए आपके पैरासाइट होंगे तो उससे इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, ऐसा हो सकता है, इसलिए दे रहे हो सकता है उतना इम्पैक्ट आया हो। अदरवाइज जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, एवरमेक्टिन से कुछ ज्यादा कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथिक की हम दवा ले रहे हैं इम्यूनिटी के लिए। सही है। तो सही है सर, ये मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। आपको फेथ है तो आप लेते रहिए, उसमें क्या है। हम तो काफी टाइम से ले रहे हैं ना। जी जी, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर। आई एम रियली सॉरी। कपिल शर्मा का शो भी देखिए। जी, तो आई होप कि सबके क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर एक बार डाल देते स्क्रीन पे जरा तो। अरे यार, आप उसमें ग्रुप में है ना कमलेश जी? अच्छा है क्या ग्रुप में? अच्छा, इसमें ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे साहब हैं ग्रुप में, आप ऑलरेडी हैं गाइड में, कोरोना गाइड में आप हैं। अभी मैं डाल दूंगा, अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा डॉक्टर साहब का नंबर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बैठ के सुना, बात करी। मुझे ऐसा लगा कि मैं घर में बैठा हूँ और सब लोगों के बीच में बैठ के चाय पी है शाम की। आप सब लोगों ने अलग अलग जगह की आपसे बात हो रही। पापड़ नहीं खाया आपने चाय के साथ? बहुत थैंक यू। पापड़ नहीं खाया। क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी आया हुआ निधि का, वो आंसर कर दो। वो तो संजीव जी दावत देंगे, उन्होंने पता कर लिया कि ऐसे तेल से पूड़ी बनानी है, तो अब संजीव जी दावत देंगे पोस्ट कोरोना। संजीव कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, कुछ नहीं खाया, सूखी रोटी खाएगा। अच्छा, निधि जी पूछ रही हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड में मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, पेन अभी रहता है, तो क्या राइट हैंड में? हाँ बिल्कुल, आप राइट हैंड में वैक्सीन ले सकते हैं। फोन था, आप राइट हैंड में वैक्सीन ले सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज पोस्ट कोविड स्टैमिना? आपका बहुत कीमती समय बर्बाद किया हम लोगों ने। नहीं, बर्बाद कुछ नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे बैठ के बात हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। हम हैं, नीली हैं, प्रियंक हैं, और आई एम श्योर मेरी कजन्स और सभी लोग, हम लोग सब एक परिवार की तरह हैं। इंद्रेश अंकल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, हम लोगों के सिर पे हाथ है सब उनका। और आप जब भी बोलेंगे, हम लोग हमेशा सेवा में हाजिर हैं। जैसा भी, जब भी हमारी मदद लगेगी, आप लोग छोटे छोटे क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। और एक बार फिर से कुलशेष समाज आगरा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को मौका दिया आप लोगों से आके बात करने का। प्रियंक थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम अपनी क्लास छोड़ के आए हो वापस, और नीली तुम अपने अभी बच्चों को खाना खिला के अभी ऊपर आ गई हो, तो थैंक यू यार। नहीं, थैंक यू, आपने मुझे इन्वॉल्व करा, बहुत अच्छा लगा। एंड नमस्कार इंद्रेश अंकल। मेरे हस्बैंड आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, ये तो हमारा नहीं है मैडम, ये तो हमारे कुलशेष सभा आगरा के अध्यक्ष और सेक्रेटरी उन्होंने किया हुआ है। फिर भी मैं उसमें शामिल हूँ, मैं तो सबके साथ शामिल हूँ। और ये तो हमारा कुलदीप जी और श्री अशोक प्रकाश जी दोनों शायद यहाँ पे हैं, वही इनके इसके लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने आगरा के लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, और इससे आगरा के लोगों को निश्चित ही उसका फायदा होगा। ओवर टू कुलदीप जी। आवाज आ रही है कुलदीप आपकी? आवाज नहीं आ रही यार।
ना ना नहीं आ रही। डॉक्टर साहब जी जी बताएं। मैं संजीव बोल रहा हूँ जी संजीव। ये मैं सोच रहा था कि 500-600 कुलश्रेष्ठ लोग इसी कोरोना में इस बार चले गए। पिछली लहर की अपेक्षा इस बार ज्यादा वैसी लहर थी, ये तेज थी और चले गए बेचारे। क्या कुलश्रेष्ठ समाज की इम्यूनिटी पावर कम है या इनको कोई डाइटिशियन के द्वारा इनको बताया जाए कि ये खाना है आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, आपको लड़ने की ताकत आ जाएगी? मैं तो सोच रहा हूँ कुलश्रेष्ठों के लिए काल बन के आया है ये कोरोना। देखिए सर, कुलश्रेष्ठों का ऐसा है कि हम लोग एक बहुत ही क्लोज परिवार की तरह रहते हैं, हम सबको बांध के रखा हुआ है, तो हमें एक दूसरे के बारे में पता लगता रहता है। वरना लोग और समाज में भी बहुत लोग बहुत बहुत ज्यादा लोग मरे हैं सर। और क्या है कि हमारा सब लोगों छोटा ने बहुत समाज सारे अपनों को खोया है। तो लेकिन ये बात आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट दिया अगली मीटिंग के लिए कि क्या हमको अपनी डाइट कुछ ऐसे मॉडिफाई करनी पड़ेगी। और मैं प्रियंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली मीटिंग में जरूर रहे, क्योंकि प्रियंक की रिसर्च है डाइट पे, तो ये अपने बहुत सारे इनपुट दे सकते हैं अगली मीटिंग में, क्योंकि डाइट हमको डेफिनेटली मॉडिफाई करनी पड़ेगी सर। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और समाज के पटल पे ऐसी चीजें उठनी चाहिए। I take the छोटा समाज हमारा, opportunity. I 50,000 invite formally Dr. Priyank. Dr. Priyank, can you listen me? Yes, uncle. हाँ, 23 तारीख को यार, अगर आप पॉसिबल हो तो शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6 बजे रखा है, आप प्लीज ज्वाइन अस। एक 90 मिनट का प्रोग्राम तैयार किया है, कैप्सूल तैयार किया है। लेट अस सी कितना वो सक्सेस होता है, क्या होता है, वो तो आई डोंट नो राइट नाउ, बट इफ आप अगर हमें ज्वाइन हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एंड सर्टेनली उसका रिव्यू कैसे रहेगा, क्या रहेगा, एंड तो अच्छा रहेगा आप आएंगे तो। फॉर्मली मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे मैं इनविटेशन भी भेज देता हूँ। थैंक यू अंकल, डेफिनेटली मैं आ जाऊंगा। और मेरा अच्छा, ये छोटा भाई है इनका, देख दूसरा ये छोटा भाई है डॉक्टर साहब का, वो ये डॉक्टर साहब से बड़ा डॉक्टर है सर। कुलदीप जी आवाज आ रही है? अभी आवाज बोल आ रही थी क्या? चला गया नहीं, वो निकल साइंटिस्ट का। कुलदीप जी आपकी आवाज, कुलदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब। जी जी। ये जो थर्ड वेव का मैटर है, उसके बेसिकली प्रिकॉशंस, अब जैसा बताया कि फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड वेव जो है वो बच्चों को अटैक करेगी। तो बच्चों को अटैक करेगी तो बड़ा मामला टिपिकल हो जाएगा। तो क्या प्रिकॉशंस वगैरह कर सकते हैं? सर ये देखिए, ये थोड़ा मीडिया ड्रिवन भी है और थोड़ा सा हम लोगों को तैयार किया जा रहा है मानसिक रूप से कि जैसे हम फर्स्ट वेव के बाद थोड़े से केयरलेस हो गए थे वैसे और ना हो जाएं, तो इसलिए तैयार किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि केवल बच्चों को करेगी, लेकिन क्या होगा कि लोग मान के चल रहे हैं कि तब तक काफी एडल्ट्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, इसलिए शायद वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। लेकिन उससे घबराइए नहीं, जितने प्रिकॉशंस अभी ले रहे हैं उतने लेते रहें, और जैसे जैसे वैक्सीन की जानकारी मिलती रहे कि बच्चों को लग सकती है, इस एज वालों को लग सकती है, वो लगवाते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को स्पेसिफिकली फोकस करेगी, उसके पीछे सोच ये है कि तब तक शायद सारे एडल्ट्स को वैक्सीन लग चुकी होगी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये काफी अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर तब तक, जैसे भैया ने बोला है, तब तक अगर एडल्ट्स को वैक्सीन लग जाएगी तो बच्चे जो है वो वैसे भी लोअर रिस्क पे आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों को कहाँ से डिजीज आएगी, राइट? बंगलौर में रहते हैं, वो आएगी लोगों के थ्रू ही आएगी अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं है, अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अगर एक बार हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तब तक तो फिर बच्चों में रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाएगा। बताना है। ठीक है सर, और कोई सवाल होंगे तो अब व्हाट्सएप में ले लेंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कुलदीप जी आपकी आवाज आ रही है क्या? कुलदीप जस्ट वेट, अभी कुलदीप का फोन नहीं लग रहा है, वो डॉक्टर मेरा एक सवाल है, क्या आप अपने जी बोले, संजीव जी बोलिए। डॉक्टर साहब आप एक मैसेज डाल दें समाज के लिए कि आप लोग अपनी डाइट को कंट्रोल करें या कुछ भी करें, बढ़िया डाइट लें, इसका क्या लें क्या नहीं लें। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। देखिए वो अगली मीटिंग के बाद मैसेज आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। श्री अशोक प्रकाश जी, अशोक प्रकाश जी आपका अनम्यूट करिए सर।
आपका अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्कार अजय जी, नमस्कार। नमस्कार। आपके नमस्कार। सेक्रेटरी साहब का फोन काम नहीं कर रहा है। हाँ जी। सेक्रेटरी साहब का फोन भी नहीं उठा रहे आप, तो उन्होंने अच्छा, आपको अच्छा। एक आदेश, आपको संदेश दिया है कि आप वोट ऑफ थैंक्स दे दें। डॉक्टर मयंक जी, नमस्ते। आपका और आपके छोटे भ्राता ज्ञान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों की क्वेश्चंस का आंसर देके हमारा समाधान किया है लोगों का, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारे कुलदीप जी ने ऑर्गेनाइज किया है, पर पता नहीं क्यों मिल नहीं पा रहे, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका पिछला प्रोग्राम भी देखा था, बहुत ही अच्छा लगा, तो आज इसलिए हमने कुलदीप जी से कहा कि एक बार ऑर्गेनाइज और करा दीजिए, तो बहुत ही जल्दी आपके पापा ने इसको ऑर्गेनाइज करा दिया है। बहुत ही धन्यवाद पापा को भी, मम्मी को भी, हमारी उपाध्यक्ष मयंक जी है, मेरे मौसा जी है, अशोक मौसा जी है, मयंक जी है, या तुम्हारे नाना जी। मौसा जी हो। नमस्ते नाना जी, थैंक यू वेरी मच। कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत लगे तो प्रियंक मयंक जी वाइफ की तरफ से मैं जरा संजीव जी की बात का जवाब दे दूं, इनसे कहो बेड़ियां खाएं आगरा की, सब स्वस्थ रहेंगे, खुश और आप रहें। आए तो आपको भी खिलाएंगे। खुश रहें, खुश रहें। बिल्कुल सर। कोविड के बाद वो सबको खिलाएंगे। सभी लोग जिन्होंने यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया, सभी को नमस्कार और मेरा धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। ऐसे ही प्रोग्राम आप जो है दोबारा भी अध्यक्ष जी को नमस्कार। आप हमारी जो है सहायता करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्ते। लगाते हैं